पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 से 13 में देखा कौन कौन से मौलिक अधिकार देते हैं, मतलब कौन मौलिक अधिकार देते हैं जनता को और क्या देते हैं उसके संबंध में अनुच्छेद 14 से 32 के बीच देखा। उसी में हम लोग देख रहे थे अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत हम लोग 21 देख रहे थे, जिसमें था गरिमापूर्ण जीवन का विस्तार। यानी गरिमापूर्ण जीवन के विस्तार के लिए सरकार क्या कदम उठाते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाकर नागरिकों के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। और उसी के अंतर्गत अब अनुच्छेद 22 देखते हैं, जिसमें है गिरफ्तारी के विरुद्ध 3 अधिकार और निवारक नज़रबंदी के संबंध में अधिकार। तो गिरफ्तारी के संबंध में जो अधिकार है उसमें 22(1) में आया है गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार और वकील से परामर्श लेने का अधिकार, ये 22(1) के अंतर्गत है। फिर 22(2) में गिरफ्तारी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार 24 घंटे के अंतर्गत। और फिर 22(3) में है शत्रु देश में लागू ये नहीं होगा, मतलब किस पर लागू नहीं होगा, ये 22(3) में है, शत्रु देश पर लागू नहीं होगा। और जो निवारक नज़रबंदी के रूप में गिरफ्तार है उस पर लागू नहीं होगा, जो ये मौलिक अधिकार है। वो जो गिरफ्तार है उस पर लागू होगा, लेकिन जो निवारक नज़रबंद के संबंध में गिरफ्तार है उस पर यह लागू नहीं होगा मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता के अधिकार को। उसके बाद नज़रबंदी जो निवारक नज़रबंदी है उसके संबंध में कुछ कानून है, जैसे 22(4) में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक ही नज़रबंद किया जा सकता है और ज़्यादा करने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। और 22(7) में कहता है कि संसद की अनुमति लेनी होगी ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा अगर नज़रबंद करना है तो। फिर 22(5) में जिस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है उसे कारण बताना होगा। फिर 22(6) में है कि लोकहित में अगर है तो लोकहित के मुद्दे से संबंधित है तो उसे कारण नहीं भी बताया जा सकता है, यानी लोकहित के मुद्दे पर नहीं भी बताया जा सकता है कारण। लोकहित को ध्यान में रखकर अगर कारण बताने से जनाक्रोश आदि, मतलब समाज में समरसता को कोई हानि पहुंचती है तो उसके संबंध में लोकहित के लिए कारण नहीं भी बताया जा सकता है, ये निवारक नज़रबंदी। तो देखा 22(1) से लेके 22(3) तक गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है, जिसमें किस पर लागू नहीं होगा इसका 22(3) में बताया गया है। और फिर 22(4) से लेके 22(7) तक निवारक नज़रबंदी के संबंध में क्या प्रावधान है उसको बताया गया है। तो ये 22 गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी संबंधी कानून के अंतर्गत आता है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसमें बलात्, श्रम, जो ज़बरदस्ती कार्य है या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने की बात करता है। फिर 24 अनुच्छेद में कारखानों पर 14 वर्ष से कम, मतलब जो जोखिम भरे कारखाने हैं वहाँ 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक कार्यों के लिए से बचाव हो, मतलब वहाँ कार्य नहीं करने दिया जाए, ताकि मानव दुर्व्यापार से भी संरक्षण मिले, जैसे कि अंग का तस्करी आदि। ये 24 में कहा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं ताकि बच्चों का या फिर किसी नागरिक का शोषण न हो सके। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, जिसमें धर्म यानी पंथ के संबंध में है कि पंथ के स्वतंत्रता। धर्म तो किसी धारण करने योग्य आचरण को कहते हैं धर्म, जैसे कि धैर्य, क्षमा, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य बोलना आदि। तो धर्म के विरुद्ध नहीं, या धर्म पंथ की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का नहीं। धर्म तो आचरण है, पंथ जो है एक पुस्तक में विश्वास, एक स्थल में विश्वास, एक पूजन प्रणाली में विश्वास, किसी व्यक्ति विशेष में विश्वास, जैसे रामकृष्ण, तो इसको हम पंथ कहते हैं। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का स्वतंत्रता है और उस संबंध में आचरण करने का और प्रचार करने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में किसी भी संस्थान की स्थापना, धर्म संबंधी संस्थान की स्थापना व प्रबंधन करने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक संस्थान या पंथ की स्थापना अगर की जाती है तो उस पर कर नहीं लगेगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 27 में है। और 28 में कहा गया है कि राज्य अगर यदि कोई संस्थान को स्थापित करता है उसमें धार्मिक या पंथ की शिक्षा देने पर रोक रहेगा, यानी धर्म का अर्थात यहाँ पंथ से है, यानी पंथ का शिक्षा, विशेष पंथ के संबंध में कोई शिक्षा नहीं देगा कोई राज्य विशेष रूप से।
यह तब दे सकता है जब वो अल्पसंख्यक हो या जिसकी जनसंख्या या उसकी संस्कृति विनाश के मतलब अंत के कगार पर हो, उसकी संख्या कम हो उस संस्कृति को अपनाने वाले। अल्पसंख्यकों के संबंध में ये दिया जा सकता है। इसका महत्व है कि अपना पंथ मानने की स्वतंत्रता होगी और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगा, विविधता को संरक्षण मिलेगा और प्रभावी लोकतंत्र की स्थापना होगी। फिर आता है 5वां शिक्षा संस्कृति का अधिकार। ये अल्पसंख्यकों को दिया जाता है 29 से 30 के अंतर्गत। इसमें भाषा अल्पसंख्यक क्या है, तो भाषा व पंथ के आधार पर जो अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है। वो अनुच्छेद 30 में संस्कृति के अनुसार शिक्षा का अधिकार है, यानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अनुच्छेद 30 को कहा गया है, अर्थात अपने संस्कृति के अनुसार शिक्षा का अधिकार है। फिर आता है संपत्ति का अधिकार। संविधान निर्माताओं ने उदारवादी धारणा से प्रभावित होकर निजी संपत्ति की धारणा को स्थापित किया तथा अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकारों के तहत संपत्ति का अधिकार को रखने का और विस्तार करने के संबंधी अधिकार प्रदान किए। वहीं समाजवादी व्यवस्था के तहत अनुच्छेद 39 में संसाधनों के समान वितरण करने हेतु राज्यों को निर्देश प्रदान किया और इन दोनों व्यवस्थाओं के संबंध में समय समय पर टकराव देखे गए। जैसे 1950 में चंपकम दोराईराजनवाद में मौलिक अधिकार को महत्व दिया गया, परंतु डीपीएसपी को लागू करने पर भी जोर दिया गया। 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उनका उन्मूलन किया गया और भूमि सुधार व्यवस्था को लागू करने संबंधी प्रावधान किए गए। इसी संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया, यानी नवी अनुसूची का निर्माण किया गया, जिसमें शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया ताकि इन मुद्दों पर न्यायिक समीक्षा न हो सके। फिर 1951 में शंकरी प्रसादवाद तथा 1965 में सज्जन प्रसादवाद में कानून की महत्ता दी गई और मौलिक अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की गई। फिर 1967 में गोलकनाथवाद में मौलिक अधिकार को महत्ता प्रदान करते हुए संशोधन को अस्वीकार किया गया तथा 1971 में विधायिका द्वारा 24वें संशोधन पारित करके अनुच्छेद 13(4) में स्थापित किया गया। मतलब 13(4) को स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 368 को लागू किया गया, जिसके तहत मौलिक अधिकारों में भी विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। फिर वहीं 25वें संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार तथा डीपीएसपी के मध्य विवाद होने पर डीपीएसपी को प्राधान्यता दी गई। फिर 26वें संविधान संशोधन द्वारा रजवाड़ों को दिए गए विशेषाधिकार, जिसे प्रिवी पर्स कहते थे, उसको समाप्त किया गया। विधायिका तथा न्यायपालिका मध्य उत्पन्न विवादों को चरम पर पहुंचने के कारण 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती वाद में 13 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा 7-6 के बहुमत से, जिसमें 7 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव बहुमत, जिसमें बहुमत से मूल ढांचा की अवधारणा दिया गया, जिसके तहत विधायिका संविधान में संशोधन तो कर सकती थी लेकिन मूल ढांचों में कोई बदलाव नहीं ला सकती थी। मूल ढांचों में संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया। यह संविधान के मूल ढांचा का प्रावधान किया गया केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973 में। फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायपालिका की समीक्षा के अधिकार को समाप्त करके कई अन्य अधिकारों पर नियंत्रण लगाए गए। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19(1)(f) तथा 31 को मौलिक अधिकार से समाप्त करते हुए अनुच्छेद 301 के तहत स्थापित किया गया तथा कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें मौलिक अधिकारों के संरक्षणकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट को देखा जाता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति अगर जिसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो वह सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है और मौलिक अधिकारों के संरक्षणकर्ता के संबंध में वो संरक्षण करने का काम करेगा। और संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, यानी सरकार पर नियंत्रण लगाने के लिए 5 प्रकार के परमादेश लागू कर सकता है। परमादेश या आदेश कह सकते हैं, पर जिसमें आता है शोषण के विरुद्ध 5 आदेश हैं जो कि सरकार पर नियंत्रण लगाने का कार्य करता है। ये सिर्फ सार्वजनिक
बॉडी पर या सार्वजनिक निकाय पर कार्य करता है। इसे पोस्टमार्टम कहा जा सकता है, रीट को कहते हैं। बंदी पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, जिसमें बंदी को सामने प्रस्तुत करने का, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का प्रावधान है 24 घंटे के अंदर। फिर परमादेश यानी परम आदेश, जो कि सार्वजनिक अधिकारी पर लागू होता है, सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है, इसे मैंडेमस कहते हैं। फिर अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा किसने अधिकार दिया और क्या अधिकार दिया, इसको क्वारंटो कहते हैं, क्वारंटो। फिर उत्प्रेषण या सर्टियोरी, इसमें निचली अदालत में मुकदमा जो चल रही है ऊपरी अदालत में लाया जा सकता है या मंगाया जा सकता है। फिर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इसमें रोकना या रोकने की बात करता है। यदि निचली अदालत में चल रहा कोई निर्णय नहीं हुआ हो और कोई मुकदमा निचली अदालत में चल रहा हो तो उसे रोक सकता है और उसे ऊपरी अदालत में मंगा सकता है। इसको प्रतिषेधात्मक या प्रोहिबिशन कहते हैं। नोट में है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के संबंध में रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कानूनी व मौलिक दोनों अधिकारों पर रीट जारी कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 33, 34, 35, जिसमें किसने नहीं दिया जाता है मौलिक अधिकार, तो उसके संबंध में है। तो सुरक्षा में शामिल लोगों को, जो कि सशस्त्र बल हैं, जैसे सेना में है, उनको सुरक्षा में जो शामिल है सशस्त्र बल, उनको मौलिक अधिकार का नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर आँच आ सकती है, इसलिए। फिर अनुच्छेद 34 में सैन्य शासन, अनुच्छेद 34 में सैन्य शासन या मार्शल लॉ, जो कि अफस्पा है, उसके लागू होने पर उसके लागू होने पर नागरिकों के अधिकार छीने जा सकते हैं और वहाँ सेना को जांच का विशेष अधिकार दिया जाता है उस परिस्थिति में। इसमें सेना किसी भी व्यक्ति या किसी भी जगह की जांच पड़ताल बिना उसके आदेश की अनुमति के कर सकता है। और अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार देता है कि कहाँ लागू करेगा और कितना लागू करेगा मौलिक अधिकार।